हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट टर्म पे हमने बात की थी क्रोमोसोम्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। तो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं दो स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स के बारे में जिनको जायंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर बिगर इन साइज एज कंपेयर टू द नॉर्मल क्रोमोसोम्स। ठीक, इसके अलावा इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज यहाँ पर हम माइक्रो बॉडीज के बारे में भी बात करेंगे जो एक लाइन सिर्फ एनसीईआरटी में दे दी गई है पर उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ हम कुछ और एक्स्ट्रा टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो आपके ऑप्शंस में दिए जाते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर। तो हम आज बात करेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स जिनको हमने कहा जायंट क्रोमोसोम्स, और ये दो हैं, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम। पहले लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के बारे में बात कर लेते हैं। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, जैसे लैम्प को साफ करने वाला ब्रश होता है, आपने देखा होगा बीच में वायर होता है और किनारे किनारे प्लास्टिक के फाइबर्स निकले होते हैं, उससे हम लैम्प को अंदर से साफ करते हैं, या जिसको हम कह लो कि बॉटल को अंदर से साफ करते हैं, वैसा अपीयरेंस देता है यह क्रोमोसोम, इसीलिए इसको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आपको और बढ़िया समझ में आएंगी अगर आप सेल साइकिल वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या मैं फोर्थ कमिंग लेक्चर्स में आपको समझाऊंगी। तो एक्चुअली ये जो क्रोमोसोम है ये एक मेयोटिक स्टेज की रिप्रेजेंटेशन है, और वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमीट बनाने वाले सेल में पाई जाती है। फीमेल का गैमीट होता है ओवम, और ओवम को बनाने वाली जो सेल होती है, ओवम मदर सेल या मियोसाइट, उसका नाम पड़ गया है oocyte। तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में ये जो ओवम प्रोड्यूसिंग सेल होती है, oocyte होती है, जब वो मियोसिस कर रही होती है तो वो एक स्टेज पर अटक जाती है, रुक जाती है फॉर मंथ्स और ईयर्स, और उस रुकी हुई स्टेज में ही हमको ये क्रोमोसोम बहुत साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम सम स्पेशल टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, इसको रकर्ट ने 1892 में डिस्कवर किया है। ये प्राइमरी oocyte न्यूक्लियाई में पाए जाते हैं। दे आर डिप्लोटीन बाइवैलेंट्स। अब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि डिप्लोटीन क्या होता है, बाइवैलेंट क्या होता है, कायस्मेटा क्या होता है, और ये सारी चीजें अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज मेरे अगले लेक्चर को जरूर देखिएगा। आई विल बी डीलिंग विद सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। और अगर आप जानते हैं तो आप ये कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 में स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज 1 में फर्दर सब स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। नाउ दिस जाइगोटीन स्टेज, वहां होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। अच्छा, क्योंकि ये प्रोफेज की स्टेज है तो क्रोमोसोम बहुत बढ़िया कंडेंस नहीं हुआ रहता है, पार्शियली कंडेंस स्टेट में रहता है। तो जो क्रोमोसोम हम ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, एक्चुअली वो क्रोमोसोम ऐसा होता है, दिस इज वन क्रोमोसोम, ठीक, एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम, एंड दे बोथ क्रोमोसोम आर सेम क्रोमोसोम। हमारे अंदर हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, दैट्स व्हाई वी आर डिप्लॉयड, वी हैव 2 सेट्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 की अगर हम बात कर लें तो उसकी एक कॉपी हमें हमारे मदर से मिली है और उसकी एक कॉपी हमें हमारे फादर से मिली है। तो ये जो 2 हैं सेम क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1 की ये जो 2 कॉपी है, इसको हमें पेयर अप करना होता है और इसी को बाइवैलेंट कहते हैं। तो ये जो बाइवैलेंट वर्ड यूज हुआ है, बाइवैलेंट का मतलब पेयर, तो पेयर बन गया, दोनों साथ में आ गए और ये एक पॉइंट पर जुड़े हुए दिख रहे हैं, एंड दैट एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कायस्मेटा, एंड दिस डिप्लोटीन इज अ नेम ऑफ अ स्टेज। सो दे आर डिप्लोटीन बाइवैलेंट क्रोमोसोम हेल्ड टुगेदर एज कायस्मेटा। कहाँ मिलेगा? सिर्फ प्राइमरी oocyte न्यूक्लियाई में ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा देखो, आप इसको रिलेट कर पाओगे कि जो एक ह्यूमन फीमेल का फीटस होता है उसमें सारे ओवम बन चुके होते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद जब प्यूबर्टी अटेन होती है तभी वो ओवम मैच्योर होता है और रिलीज होता है। अगर फर्टिलाइज हो गया तो जाइगोट बनता है, प्रेगनेंसी होती है, और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। ठीक, तो इसका मतलब बना तो वो उसकी बर्थ टाइम से ही है, लेकिन मैच्योर कब हुआ? 14, 15, 16 साल के बाद, जब भी उसने प्यूबर्टी अटेन की। तो इतने सालों तक, इतने महीनों तक वो किसी चीज पे रुका हुआ है, तभी तो मैच्योर नहीं हो रहा। तो उसका सेल डिवीजन अरेस्टेड है, और वो किस स्टेज पर अरेस्टेड है?
वो मियोसिस 1 के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड है। तो डिप्लोटीन से पहले होती है पैकेटीन, जहां क्रॉसिंग ओवर होती है और कायस्मेटा बनता है, और उससे भी पहले होती है पेयरिंग, जिसे कहते हैं जाइगोटीन स्टेज, बाइवेलेंट का बनना। तो ये सारे काम सीरीज में होते हैं, पहले पेयर बना, फिर क्रॉसिंग ओवर हुई और फिर डिप्लोटीन स्टेज आई, और डिप्लोटीन स्टेज रुक गई। तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ oocyte न्यूक्लियाई में ही मिलेगा। ठीक है, क्या है ये डिप्लोटीन बाइवेलेंट्स है, अरेस्टेड है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा वैसे वैसे ये आगे अपने प्रोसेस को प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक, अब जब भी कंडेंसेशन होता है, मैंने आपको लास्ट टर्न पे समझाया था कि जब क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कंडेंस होता है तो दो तरीके से होता है। जहां वो बहुत टाइट कंडेंस हो जाता है वो हिस्सा नॉन कोडिंग होता है, वो हिस्सा डार्क स्टेन लेता है और उस हिस्से को हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। जो हिस्सा लूज पैक होता है वो इसलिए क्योंकि उसे बार बार ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो वो हिस्सा लाइट स्टेन लेता है, वो यूक्रोमैटिन होता है। तो आप यहाँ देखिए कि जो हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ ये लूप्स निकले हुए हैं, ये लूप्स जो है वो जेनेटिकली एक्टिव है, यानी ये यूक्रोमैटिन है, और ये यूक्रोमैटिन है तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा। सो दीज लूप्स आर साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के होने के बाद उससे बनेगा mRNA, और mRNA से होगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से होगा प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो ये लूप्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं सिर्फ वही चीजें बता रही हूँ जो आपसे पूछी जाएंगी। तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया, कहाँ मिलेगा और ये क्या होता है, और एक चीज कि इसमें जो लूप्स होते हैं वो जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। इतनी चीजें आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोर देन एनफ है, और हमारा मेन मकसद है कि हमारे नीट में क्वेश्चंस हो जाएं। तो दिस इज ऑल अबाउट लैम्ब्रश क्रोमोसोम। अब हम एक सेकेंड टाइप के स्पेशल क्रोमोसोम के बारे में बात करने जा रहे हैं, एंड दैट इज पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो ये देखिए सेकेंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम, एंड इट इज वेरी कॉमनली नोन एज सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। क्यों इसको ऐसा बोलते हैं? पॉलीटीन का मतलब होता है, पॉली मीन्स मल्टीपल, टीनी मीन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमैटिन फाइब्रिल्स, और सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको डिस्कवर किया था E.G. बाल्बियानी ने 1881 में, और ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट वो भी सारे इंसेक्ट नहीं, इंसेक्ट्स का एक ऑर्डर होता है डिप्टेरा, उसमें आने वाले इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड सेल में ही पाए जाते हैं। और इनके साथ होता क्या है भाई, अगेन इट इज रिलेटेड टू सेल साइकिल, इट विल बी मोर क्लियर इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। देयर आर फेजेस इन इंटरफेज स्टेज, दैट इज G1, S एंड G2। ये जो S फेज होता है सिंथेटिक फेज होता है, सिंथेसिस फेज होता है, इसमें डीएनए अपने आप को डबल करता है, रेप्लिकेट करता है, अपना कंटेंट डबल कर लेता है ताकि आने वाली दो डॉटर सेल्स में इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो हुआ क्या यहाँ पर, ये एस फेज बार बार होने लगता है, एंडो रीडुप्लीकेशन। एंडो मीन्स सेल के अंदर, री मतलब बार बार, डुप्लीकेशन मीन्स डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, जिसकी वजह से आगे फर्दर सेग्रीगेशन नहीं हो रहा, यहीं पे साइकिल बार बार हो जा रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मान लो रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारे अंदर एक थ्रेड है डीएनए का, तो एस फेज के बाद दो हो जाएंगे, अब इनको अलग हो जाना चाहिए अलग अलग डॉटर सेल में, पर ये दो हैं, लेकिन फिर जब डुप्लीकेशन हो गया तो अब ये 4 हो जाएंगे, फिर हो गया तो ये 8 हो जाएंगे, फिर हो गया तो 16 हो जाएंगे। ये बार बार हो रहा है, इतनी बार हो जाता है, इट कैन बी 2000 और मोर पर क्रोमोसोम। भाई अगर मैं आपको बताऊं कि अगर क्रोमोसोम को आप सिंगल कंटेंट को कंडेंस करते हो तो ये ऐसा अपीयरेंस देता है, डबल कंटेंट हो जाता है तो ये ऐसा अपीयरेंस देता है। अब इसको अलग होना चाहिए लेकिन ये अलग नहीं हुआ, ये फिर एक बार और रेप्लिकेट किया तो ये ऐसा अपीयरेंस देगा, और रेप्लिकेट किया तो 8 हो जाएगा, और ये बढ़ता चला जा रहा है, पर क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स बढ़ रही है। पर ये स्टेज तो एस फेज की है ना, यहाँ आपको क्रोमैटिड नहीं दिखेंगी, वो तो मेटाफेज में कंडेंस होने के बाद दिखती हैं। तो ये जो नंबर बढ़ रहा है इसी को कहते हैं पॉलीटिनी हो जाना। तो पॉलीटिनी क्यों होती है? एंडो रीडुप्लीकेशन के कारण हो जाती है। ऐसे क्रोमोसोम बहुत बढ़िया स्टेन लेते हैं, इनको क्रोमोसोम मैपिंग में यूज किया जाता है, और इनके सेंट्रोमियर को क्रोमोसेंटर कहते हैं। एंड
अगेन वही लूप वाला फिनोमिना, जहां पर लूप्स होंगे वो थोड़े बल्ज होंगे बाहर की तरफ, वो जेनेटिकली एक्टिव होंगे। तो लूप के ऊपर लूप, बहुत सारे लूप्स, ये एक पफ, एक रिंग दिखती है, उसको बाल्बियानी रिंग्स या बाल्बियानी पफ्स कहते हैं, विच आर द साइट ऑफ एक्टिव mRNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज दीज जीन्स आर genetically active and they are transcribed and they are translated into mRNA and then into proteins। ठीक है, तो देखिए polytene और salivary gland chromosome, they were discovered by E.G. Balbiani 1881 in this, they are found in salivary gland cells of insects of order Diptera। 3 एग्जाम्पल दिए मैंने। कायरोनॉमस में इसको डिस्कवर किया गया था, ड्रोसोफिला में इसको एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया था, और एक एग्जांपल मैंने ऐसा दिया है जो आपको बहुत कॉमनली पता है, दैट इज हाउस फ्लाई। इसको साइंटिफिकली मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, इसमें ये पाया जाता है। दे आर एंडो रिडुप्लीकेटेड, मैंने आपको समझाया एंडो रिडुप्लीकेशन का मतलब बार बार डुप्लीकेशन होना विदाउट अंडरगोइंग द सेग्रीगेशन, एंड दे इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोनिमेटा फाइब्रिल्स हम यूज करते हैं। हमने क्रोमैटिड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ये पूरा कंडेंस नहीं हुआ है। क्रोमोनिमेटा फाइब्रिल्स ऐसे दिखते हैं। अगर आपको कंडेंसेशन ऑफ डीएनए के बारे में जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि वहां पे बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल आता है, तो वो जो बीड्स होती हैं उनको हम क्रोमोमियर्स कहते हैं और फाइब्रिल्स को हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। उनका नंबर बढ़ जाता है, इट कैन बी अप टू 2000 और मोर पर क्रोमोसोम। दे आर इजी टू स्टेन एंड यूज इन क्रोमोसोम मैपिंग। दे आर जेनेटिकली एक्टिव एंड दीज रिंग्स आर नोन एज बाल्बियानी रिंग्स और बाल्बियानी पफ्स। एंड ये जो बाल्बियानी रिंग्स या बाल्बियानी पफ्स हैं, दे आर द साइट ऑफ active mRNA and protein synthesis. Now you know by the process of transcription and translation। तो ये सारी बातें हो गई पॉलीटीन और सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम की। अब 2-4 टर्म्स मैं आपको और बताऊंगी जो इससे रिलेटेड है, और फिर हम बात करेंगे माइक्रो बॉडीज के बारे में। So let's see the terms which are very frequently used in your questions. These are karyotype and ideogram. Karyotype is chromosome complement of a cell. That means all the information regarding chromosomes of a particular cell. मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी सेल के क्रोमोसोम के बारे में सारी जानकारी दे दें तो उसे कैरियोटाइप कहते हैं। जैसे अगर मान लो हम ह्यूमन कैरियोटाइप का एग्जांपल लेते हैं, तो ह्यूमन कैरियोटाइप में अगर हम बता दें कि भाई हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है जो कि 2 सेट में है, 2n नंबर 46 है हमारा, और इनमें से 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स है, वो हमारे सोमैटिक कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, एंड 1 पेयर हमारा सेक्स क्रोमोसोम है जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ये सेक्स क्रोमोसोम XX फीमेल में होता है, XY मेल में होता है। हमारे मैक्सिमम क्रोमोसोम्स मेटासेंट्रिक होते हैं। हमारे अंदर 5 पेयर्स ऑफ सैट क्रोमोसोम है, 13, 14, 15, 21 एंड 22। तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी एक सेल के बारे में देना जिसमें हम क्रोमोसोम के बारे में सब कुछ बता दें, कितने हैं, कितने टाइप के हैं, क्या सेंट्रोमियर की पोजीशन है, आर्म लेंथ क्या है, सैटेलाइट है या नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप दे रहे हो तो फिर वो कैरियोटाइप है। ये तो रिटन इंफॉर्मेशन हो गई। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर आप कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, उसे इडियोग्राम कहते हैं। तो इडियोग्राम इज अ पिक्टोरियल, ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैरियोटाइप ऑफ अ स्पीशीज। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अब अपने 12th की एनसीईआरटी में जेनेटिक्स में एक डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप दिया हुआ है जिसमें उन्होंने क्रोमोसोम्स बना के रखे हैं और दिखाया है कि 21 क्रोमोसोम 3 कॉपीज में है। तो वैसा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इडियोग्राम कहलाता है। तो ये 2 ऑप्शंस में वर्ड्स बहुत यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताना चाहा। क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेल, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रोमोसोम इन अ सेल लाइक क्रोमोसोम का नंबर, टाइप, उसकी पोजीशन, आर्म की लेंथ, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सैटेलाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Ideogram, pictorial, diagrammatic or graphical representation of karyotype of a cell in which chromosomes of a diploid cell are arranged in decreasing order of their size। मतलब जिस क्रोमोसोम की का साइज की लेंथ जितना लंबा होगा वो सबसे पहला लगाया जाएगा और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर दिया जाएगा। तो दिस इज द कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम। और अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी में तो ये टॉपिक ही नहीं है, एक लाइन, लास्ट लाइन लिखी हुई है दैट देयर आर माइक्रो बॉडीज। तो हम चलो अब बात कर लेते हैं माइक्रो बॉडीज के बारे में।
So let's talk about the microbodies. माइक्रोबॉडीज जैसा कि नाम कह रहा है, माइक्रो मतलब छोटी हैं, बॉडीज मतलब स्ट्रक्चर्स हैं। हमारे सेल में पाया जाने वाला कोई भी स्ट्रक्चर माइक्रोन साइज में ही होता है। ये माइक्रोबॉडीज दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स से कैसे अलग हैं? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। तो अभी तक हमने डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पढ़ा था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, या नॉन मेम्ब्रेन पढ़ा था जैसे राइबोसोम, सेंट्रियोल्स। लेकिन ये कैसी हैं? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे स्फेरिकल सैक जैसे होते हैं, इनमें स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। यहाँ हम 3 माइक्रोबॉडीज के बारे में बात करेंगे, पेरोक्सीजोम्स, स्फेरोसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीजोम्स। पहले बात कर लेते हैं पेरोक्सीजोम की। पेरोक्सीजोम नाम पेरोक्साइड से, H2O2 जो होता है उसी से ये नाम पेरोक्सीजोम आया है। पहली बात तो ये दोनों में मिलता है, एनिमल में भी प्लांट में भी। अब इस पेरोक्सीजोम में क्या क्या होता है? यहाँ पेरोक्साइड की सिंथेसिस भी होती है, यहाँ पेरोक्साइड का डिस्ट्रक्शन भी होता है। सिंथेसिस तो हो जाती है एज अ बाई प्रोडक्ट, एक एंजाइम होता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ये इसकी सिंथेसिस कर देता है। बट पेरोक्साइड इज वेरी हार्मफुल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल्स जो हमारे बॉडी में नुकसान पहुंचाते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो इसको डिस्ट्रक्ट करने की भी जिम्मेदारी इसी की है बाय द एंजाइम कैटालेज। और जो बहुत फेमस इसका फंक्शन है वो है हायर प्लांट्स में हाई लाइट इंटेंसिटी में ये एक प्रोसीजर करता है जिसमें ये ऑक्सीजन लेकर CO2 निकालता है। इसको कहते हैं लाइट के समय पे होने वाला रेस्पिरेशन, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। अगेन इट इज अ हार्मफुल प्रोसेस। वो केवल और केवल हाई लाइट इंटेंसिटी में होगा और ये पेरोक्सीजोम अकेले नहीं करते, ये 2 ऑर्गेनेल्स के साथ मिलकर करते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो बस इतनी चीजें हमारे लिए काफी होंगी। तो पहली बात, माइक्रोबॉडीज क्या होती है? स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेन स्पेशल एंजाइम्स। 3 है, पेरोक्सीजोम, स्फेरोसोम एंड ग्लाइऑक्सीजोम। पहला पेरोक्सीजोम के बारे में बात कर रहे हैं, फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पेरोक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं बाय एंजाइम ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, पेरोक्साइड का डिस्ट्रक्शन करते हैं बाय एंजाइम कैटालेज एंड फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि ये फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन अकेले नहीं, along with chloroplast and mitochondria and only at high light intensity ये काम कर सकता है। स्फेरोसोम्स पे आ जाते हैं। अब जो 2 माइक्रोबॉडीज बची, दैट इज स्फेरोसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीजोम्स, ये दोनों माइक्रोबॉडीज सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। पहले स्फेरोसोम्स की बात करते हैं। स्फेरोसोम्स को SER प्रोड्यूस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर आपको याद हो, they were the site of lipid synthesis। तो यहाँ पे फैट्स की सिंथेसिस होगी और यहाँ फैट स्टोर भी होगा। और इनमें से कुछ एंजाइम्स तो हाइड्रोलिटिक नेचर के भी होंगे, और आपने ये भी पढ़ा है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम जहाँ होते हैं उन्हें लाइसोसोम कहते हैं। अब क्योंकि ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है तो इनको प्लांट लाइसोसोम्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमको कहाँ मिलेगा? जहां लिपिड्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो जब सीड में एंडोस्पर्म होता है, अगर वो ऑयली एंडोस्पर्म है तो वहां पर हमें स्फेरोसोम बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो फैट को स्टोर भी कर रहे हैं और उस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कंटेन करते हैं। ठीक है, तो स्फेरोसोम्स को देख लीजिए, फाउंड ओनली इन प्लांट्स, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम SER, सिंथेसाइज एंड स्टोर फैट्स, कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स known as plant lysosomes। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, that spherosomes are known as plant lysosomes and they are found in the endosperm of oily seeds। तीसरे पे आ जाते हैं ग्लाइऑक्सीजोम्स, अगेन फाउंड ओनली इन प्लांट्स। और ये जो है इनमें एंजाइम्स होते हैं फॉर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। नाउ व्हाट इज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल? एक ऐसी साइकिल, एक ऐसा मेटाबॉलिज्म जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस हो। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स फ्रॉम अ न्यू सबस्ट्रेट एंड जेनेसिस मीन्स उसका बनना। तो नॉर्मली प्लांट्स कैसे बनाते हैं? फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कार्बन, दैट इज CO2। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी और चीज से ये ग्लूकोज बन रहा है एंड दैट कोई और चीज इज फैट। तो फैट का कन्वर्जन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में और उसके लिए जो साइकिल होती है उसको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड भी कहते हैं, और ये कन्वर्जन कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इसमें इन्वॉल्व जितने भी एंजाइम्स होंगे वो सब आपको यहाँ मिलेंगे ग्लाइऑक्सीजोम में। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की वजह से इसका नाम पड़ गया है ग्लाइऑक्सीजोम। अब ये कहाँ मिलेगा? जो सीड फैटी ऑयली होगा और उसे जर्मिनेट करना होगा, उसे एनर्जी चाहिए होगी, तो वो इन अपने फैट्स को कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स में और उससे एनर्जी डिराइव करेगा और फिर उसे अपने
जर्मिनेशन में इस्तेमाल करेगा। तो ये वहाँ हमको बहुत कॉमनली दिखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स, पहली बात। दूसरी चीज, दे कंटेन एंजाइम्स फॉर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल विच इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के एंजाइम्स हैं। ये किस में इन्वॉल्व है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में, जिसे और भी क्या कहते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। और ये कहाँ मिलेगा? फाउंड इन जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स लाइक कैस्टर एंड ग्राउंडनट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बाय दिस, ये पहला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट में इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, अच्छे आते हैं। ये यहाँ पर फिनिश होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।